प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शंकर चौधरी, आप सभी को मेरा नमस्कार, राम राम सा। द स्टडी कैफे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग रीट के पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये केवल रीट का ही पाठ्यक्रम नहीं होगा। इसके अंतर्गत जो रीट का सिलेबस होता है वही लगभग हिंदी की बात करने जा रहा हूँ। CTET का सिलेबस भी सेम ही होता है लगभग। ऐसे हम बात करते हैं एस टेट, हरियाणा टेट, यूपी टेट और जे टेट का मतलब झारखंड टेट। इसके साथ केवल जो मैंने बोर्ड पे लिखा इन्हीं राज्यों में टेट का आयोजन नहीं होता, बल्कि जहाँ तक मेरा मानना है पूरे भारत के अंतर्गत लगभग 23 राज्यों में टेट का आयोजन किया जाता है। और इस टेट के अंतर्गत स्पेशल अगर हम आज बात करें किसकी, रीट और CTET की, तो यहाँ रीट के अंतर्गत हमारे 30 नंबर की हिंदी आती है। और इस 30 नंबर की हिंदी के अंतर्गत दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले व्याकरण। और हिंदी जो व्याकरण है, इस हिंदी व्याकरण का वेटेज है 15 नंबर का। जी हाँ, यानी लगभग नहीं, कन्फर्म रूप से 15 नंबर की तो क्या आएगी, व्याकरण आती है। और अगर हम बात करें इसके अंतर्गत, तो आपकी एक जो टॉपिक है उसका नाम है शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियों का वेटेज दोस्तों 15 अंक का है, यानी कहने का मतलब दोनों ही बराबर है। 15 नंबर की आपकी व्याकरण आएगी और 15 नंबर की आपकी शिक्षण विधियाँ आती हैं। ये बात मैं करने जा रहा हूँ किसकी, रीट की। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि व्याकरण के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो व्याकरण के अंतर्गत अगर हम बात करें तो सबसे पहले, चूँकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहूँगा कि किसी भी भाषा को यदि हम पढ़ें तो किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण होती है। तो सबसे पहले यहाँ इस सिलेबस के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे वर्ण विचार की। और वर्ण विचार के अंतर्गत क्या क्या आता है ये भी आप जान लीजिएगा। तो वर्ण विचार के अंतर्गत दोस्तों बात करेंगे स्वर क्या है, इसके अंतर्गत हम व्यंजन की बात करेंगे, इसके अंतर्गत हम बात करेंगे स्वर कोमा व्यंजन का वर्गीकरण क्या होता है, यानी स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, इनका वर्गीकरण क्या होगा, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे उच्चारण स्थान क्या है। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा हम लोग वर्ण विचार के अंतर्गत बहुत ही गहराई के साथ करेंगे। लेकिन यह सामान्य तौर पर आपको समझना जरूरी है कि हिंदी व्याकरण की जो सबसे छोटी इकाई वर्ण है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है। तो दोस्तों अलग अलग विद्वानों के अनुसार इनकी संख्या अलग अलग मानी गई है। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास आज से लगभग 1000 साल पहले हो चुका था। और 1000 साल में भी विद्वान अभी इस रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाए कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होनी चाहिए। इसलिए आप देखते होंगे कई इनकी संख्या 33 है, कई इनकी संख्या 44 है, कहीं आपको इनकी संख्या 48 भी मिलेगी और कई इनकी संख्या आपको 52 भी देखने को मिलती है। और यही नहीं है, इनकी संख्या 56 तक भी आपको देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों प्रश्न ये उठता है कि इनमें से सही संख्या कितनी होगी। तो इस प्रकार के प्रश्न दो तरीके से पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी होगी, तो मूल वर्ण जहाँ भी आएंगे वहाँ इनकी संख्या हो जाएगी 11 + 33 बराबर कितनी हो जाएगी, 44। तो मूल वर्णों की संख्या तो 44 होती है। अगर प्रश्न ये आता है कि हिंदी वर्णमाला में टोटल वर्णों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों आपका उत्तर होना चाहिए 52। 44 कैसे होती है, 52 कैसे होती है, इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा आगे करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं। तो अगर संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में स्वरों की संख्या भिन्न होती है, जबकि अगर हिंदी की बात करें तो दोस्तों हिंदी के अंतर्गत स्वरों की संख्या 11 होती है। इनमें कौन से लघु स्वर होते हैं, कौन से दीर्घ स्वर होते हैं, कौन से वर्ताकार स्वर होते हैं, कौन से अवर्ताकार स्वर होते हैं, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा भी हम लोग आगे करेंगे। ऐसे दोस्तों हम बात करते हैं व्यंजनों की संख्या क्या है, व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर और व्यंजन में
क्या अंतर होता है, इस टॉपिक पर भी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण, जिस पर मैं चर्चा कर चुका हूँ। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ अगर हम बात करें तो उच्चारण स्थानों की है। हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत वर्णों की संख्या मानी गई है 52, और इन 52 वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, तो यहाँ भी मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि संस्कृत में उच्चारण स्थान अलग हो सकते हैं, उनकी संख्या अलग हो सकती है, लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें किसकी, हिंदी के अंतर्गत उच्चारण स्थानों की, तो दोस्तों हिंदी के अंतर्गत उच्चारण स्थानों की संख्या 5 ही है। कौन कौन सी है, इस पर भी हम विचार गहराई से करेंगे। इसके बाद हिंदी के अंतर्गत चूंकि वर्ण से किसका निर्माण होता है, तो वर्ण से दोस्तों शब्द का निर्माण होता है। तो जो हिंदी के अंतर्गत जो शब्द है, ये शब्द कौन कौन से हैं, एक बार फिर से समझा देता हूँ। हम चर्चा कर रहे हैं हिंदी व्याकरण की, तो वर्ण के बाद में जिसका स्थान आएगा वो क्या हो जाएंगे, शब्द हो जाएंगे। शब्द कौन कौन से हैं, शब्द कहते किसे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, ये शब्द बना है सप प्लस द से, और सप का मतलब आप लोग जानते होंगे, सप का मतलब होता है दोस्तों आवाज़, और द का मतलब होता है देने वाला, यानी जो आवाज़ को देता है उसे क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। दोस्तों शब्दों की संख्या कितनी मानी गई है, तो इसके आधार अलग अलग होते हैं, जिसकी हम डिटेल से चर्चा आपके सामने करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें शब्दों के अंतर्गत, तो नंबर 1 है अर्थ के स्तर पर शब्दों का वर्गीकरण, यानी अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो बात साफ है, अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। नंबर 1 है सार्थक शब्द। जी हाँ, सार्थक शब्द कौन से हैं अभी चर्चा करेंगे। और दूसरे शब्द है आपके निरर्थक शब्द। जी हाँ, अर्थ के स्तर पर शब्दों को 2 भागों में बांट सकते हैं। सार्थक शब्द नाम से विदित हो रहा है, जिनका कुछ न कुछ अर्थ निकलता है, और निरर्थक शब्द कौन से होंगे, जिनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। सार्थक शब्दों के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, तो आप अनुमान लगाइएगा। इसके अंतर्गत आते हैं एकार्थी शब्द, इनके अंतर्गत आते हैं अनेकार्थी शब्द, ऐसे हम बात करते हैं पर्यायवाची शब्द, ऐसे हम बात करते हैं शब्द युगम। जी हाँ, शब्द युगम, ऐसे हम बात करते हैं दोस्तों, जिसको हम बात करते हैं W1 वर्ड्स, यानी शब्द समूह के लिए एक शब्द। ये सब चीज़ें हिंदी के अंतर्गत अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों के अंतर्गत आती है। और दोस्तों जैसे नाम से भी लग रहा है कि एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ निकलता है। अब आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठता है कि एकार्थी शब्द कौन से हैं, और अगर आपसे मैं ये पूछ लूँ कि एकार्थी शब्दों की कोई 5 एकार्थी शब्दों के नाम बताइए, तो शायद आप नहीं बता पाएंगे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब हम एकार्थी शब्द पढ़ेंगे तो आपको हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में एकार्थी शब्द स्वतः याद हो जाएंगे। अब आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठता है कि साहब आप तो अभी बता दीजिएगा, तो अभी इस बारे में चर्चा करने का वक्त नहीं है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। जी हाँ, एकार्थी शब्द कौन से हैं बताया जाएगा। वैसे सामान्य तौर पर आप जानते हैं कि जिन शब्दों का लगभग एक अर्थ निकलता है। अनेकार्थी शब्द नाम से पता चल रहा है, जहाँ एक ही शब्द के एक से अधिक भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं तो उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। कुछ लोग इनको पर्यायवाची से जोड़ देते हैं। पर्यायवाची और हमारे कौन से अनेकार्थी शब्दों में बहुत अंतर है। पर्यायवाची शब्द अर्थ के स्थान पर या अर्थ के स्तर पर एकदम समान होते हैं, जबकि अनेकार्थी शब्द अर्थ के स्तर पर अलग अलग होते हैं। कैसे? जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। अंक है, अंक का मतलब क्या होता है? संख्या होता है। गोद होता है, अंक का मतलब चिन्ह होता है। अंक का मतलब और भी बहुत सारे इसके अर्थ हम लोग देख सकते हैं। ऐसे हम बात करते हैं कुमार। कुमार का मतलब क्या होगा? तोता भी होता है। कुमार का मतलब राजा का पुत्र भी होता है। कुमार का मतलब क्या होगा? कुमार का मतलब हम लोग अविवाहित से भी ले सकते हैं। ऐसे एक ही शब्द के एक से अधिक भिन्न भिन्न अर्थ होंगे तो उसे अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। इसके बारे में भी दोस्तों हम लोग आराम से आसानी से आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद में पर्यायवाची शब्द।
नाम से पता चल रहा है वे शब्द जो अर्थ के स्तर पर समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। प्रश्न उठता है, क्या एकार्थी और अनेकार्थी शब्दों की तरह आप पर्यायवाची शब्द को भी समझेंगे? तो 100% मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे हम लोग पर्यायवाची प्रकरण पढ़ेंगे तो आपको आधे से ज़्यादा पर्यायवाची स्वतः ही याद हो जाएंगे। शब्द युग्म नाम से पता चल रहा है एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है, लेकिन अर्थ के स्तर पर जो अलग अलग होता है उन्हें क्या कहा जाता है? शब्द युग्म। या अगर इसके दूसरे नाम की बात करें तो दोस्तों इसका दूसरा नाम हो जाएगा समश्रुत शब्द। यानी वे शब्द जो सुनने में तो समान होते हैं लेकिन अर्थ के स्तर पर अलग अलग होते हैं उन्हें समश्रुत शब्द कहा जाता है। जी हाँ, वन वर्ड कौन से होते हैं? जैसे हिंदी में कहते हैं शब्द समूह के लिए एक शब्द। जैसे धरती और आसमान का मिलन बिंदु क्या कहलाता है? क्षितिज। तो इसका मतलब बहुत सारे शब्द का एक समूह बना देना यानी क्षितिज बना देना वन वर्ड हो जाएगा। ऐसे हम बात करते हैं किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना तो वो क्या कहलाएगा? अतिशयोक्ति। तो अतिशयोक्ति अपने आप में क्या हो जाएगा? वन वर्ड हो जाएगा। किसका? बहुत सारे शब्दों के समूह का क्या कहलाता है? एक शब्द बना देना वन वर्ड कहलाता है। अब आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठता है कि साहब वन वर्ड की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो नाम से पता चल रहा है सर, नाम से पता चल रहा है कि समय और ऊर्जा में बचत और कमी लाने के लिए वन वर्ड की आवश्यकता पड़ी। जैसे हम लोग बात कर रहे थे अभी कि धरती और आसमान का मिलन बिंदु, इस बात को बोलूँगा इसके स्थान पर डायरेक्ट हम लोग क्षितिज बोलेंगे तो समय की बचत हो जाएगी, ऊर्जा की भी बचत हो जाएगी। तो समय और ऊर्जा में बचत करने के लिए वन वर्ड की आवश्यकता पड़ी। ये थे कौन से शब्द? सार्थक शब्द, जिनके बारे में हम डिटेल से चर्चा ही नहीं करेंगे बल्कि आपको समझाया भी जाएगा। इसके बाद में दोस्तों दूसरे शब्द है निरर्थक शब्द। अब आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठता है कि साहब जो शब्द होते हैं वो तो सार्थक होते हैं, फिर निरर्थक शब्द कौन से होते हैं? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा। जैसे हम लोग बात करते हैं चाय, जैसे हम बात करते हैं लड़का, ऐसे ही बात कर लेते हैं पढ़ाई, ये शब्द आपका पढ़ाई। ऐसे हम बात करते हैं जैसे मान लीजिए गाड़ी, ऐसे एक शब्द आपके सामने पंखा। समझ में आ रहा है? ये निरर्थक शब्द नहीं है, ये क्या है जानिएगा। ये तो सारे के सारे सार्थक शब्द है, लेकिन निरर्थक शब्द कौन से? तो देखिएगा, चाय के साथ हम लोग लिखते हैं दोस्तों क्या? वाई। इसी प्रकार लड़का के साथ हम लोग लिखते हैं वड़का। आई बात समझ में? ऐसे पढ़ाई के साथ साथ हम लोग लिखते हैं वड़ाई। ऐसे दोस्तों गाड़ी के साथ साथ हम लोग लिखते हैं वाड़ी। ऐसे ही पंखा के साथ हम लोग लिखते हैं ये वंका। बात साफ है। ये सारे के सारे अपने आप में कौन से शब्द होंगे दोस्तों? निरर्थक शब्द, क्योंकि इनका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। अब आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठता होगा कि साहब इन निरर्थक शब्दों की क्या पहचान होती है, इनको हम कैसे पहचाने? तो बात साफ है, जितने भी निरर्थक शब्द हैं ये हमेशा सार्थक शब्दों के साथ ही प्रयुक्त होते हैं। यानी बात साफ है, वाई शब्द किसके साथ लग रहा है? चाय के साथ। ऐसे तमाम शब्द किनके साथ लग रहे हैं? सार्थक शब्दों के साथ। तो पहली बात है कि जितने भी निरर्थक शब्द है वे सार्थक शब्दों के साथ ही प्रयुक्त होते हैं, ये कभी भी स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त नहीं होते हैं। अब देख लीजिएगा, कभी आपने पढ़ा क्या? ए वड़का इधरा, वंका चला, वड़ाई कैसे चल रही है? वाई पी लीजिए। बोलते हैं क्या? अरे बोलिए ना, बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। तो इसका मतलब ये जितने भी निरर्थक शब्द है ये कभी भी स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त नहीं होते हैं। दूसरी बात, तीसरी इंपॉर्टेंट बात, मेरा अपना तजुर्बा है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है दोस्तों, कि जितने भी निरर्थक शब्द है वे ज़्यादातर वैसे ही प्रारंभ होते हैं। देखिएगा, वाई, वंका, वड़ाई वैसे प्रारंभ हो रहा है। ऐसे देखिएगा, ये क्या है? बोलिए। पेन, तो क्या बोलेंगे? पेन वेन, पंका वंका, कपड़े वपड़े, गाड़ी वाड़ी, कमरा वमरा, कैमरा वमरा। समझ में आ रही है? तो जितने भी निरर्थक शब्द है अधिकांशतः वो वैसे ही प्रारंभ होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि साहब उबड़ के साथ खाबड़ लग गया, ये क्या है? ये निरर्थक शब्दों की श्रेणी में नहीं आता।
तो किसकी श्रेणी में आता है, इसकी चर्चा भी हम कुछ समय पश्चात स्वतः ही करेंगे। ओके, तो ये आपके कौन से निरर्थक शब्द हैं। तो अर्थ के स्तर पर शब्दों को कितने भागों में बांट सकते हैं, आपको बताया जा चुका है, एक बार फिर से बताने जा रहा हूं। अर्थ के स्तर पर शब्दों को दो भागों में बांट सकते हैं, सार्थक और दूसरा कौन सा है, निरर्थक। सार्थक शब्दों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, युग्म शब्द और आपके कौन से आ गए, वन वर्ड। यहां आप लोग विलोम भी जोड़ लीजिएगा, विलोम नाम से पता चल रहा है जो शब्द अर्थ के स्तर पर विपरीत होते हैं, इनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। निरर्थक शब्द के बारे में आप लोग जान चुके हैं। हम पढ़ क्या रहे हैं दोस्तों, हम पढ़ने जा रहे हैं शब्द। जी हाँ, इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं। नंबर 2 है उत्पत्ति, इसको हम लोग बात कर सकते हैं इतिहास। जी हाँ, उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर दोस्तों शब्दों को हम लोग 4 भागों में बांट सकते हैं। अब 4 भाग कौन कौन से होंगे, तो उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर शब्दों को हम लोग 4 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 तत्सम शब्द, नंबर 2 दूसरा हो जाएगा आपका कौन सा बोलिएगा, ये हो जाएंगे आपके तद्भव शब्द, आई बात समझ में। नंबर 3 हो जाएंगे आपके जिन शब्दों का हम नाम लेने जा रहे हैं देशज शब्द। इसी प्रकार नंबर 4 हो जाएंगे आपके कौन से, विदेशी शब्द। ऐसे ही अर्ध तत्सम और संकर शब्द होते हैं, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अगर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है क्या कि उत्पत्ति और इतिहास के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटेंगे, तो आपका सही और प्रमाणिक उत्तर होगा 4 भाग। कौन कौन से, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब दोस्तों तत्सम शब्द कौन से होते हैं, तद्भव शब्द कौन से होते हैं, देशज शब्द कौन से होते हैं, विदेशी शब्द कौन से होते हैं, इनकी पहचान करना अपने आप में बेहद जटिल काम है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने अभी कि आप आसानी से इनको समझ सकें। तत्सम शब्द क्या होते हैं, मैं अभी यहाँ सामान्य चर्चा कर रहा हूँ। तो तत्सम का मतलब आप डायरेक्टली बात कर लेते हैं, संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं। यहाँ तक तो आप जानते होंगे, डिटेल से हम लोग आगे चर्चा करेंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। तत्सम किस भाषा के होते हैं, संस्कृत भाषा के। और आपको ये भी पता होना चाहिए, नहीं है तो जान लीजिएगा कि तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के होते हैं। और संस्कृत आज से कितने वर्ष पुरानी भाषा है, तो लगभग 3500 वर्ष पुरानी जो भाषा है वो कौन सी होगी बताइए, संस्कृत। यहाँ तक भी समझ में आ गया। तद्भव शब्द किस भाषा के शब्द है बताइए, हिंदी भाषा के। और हिंदी दोस्तों आज से लगभग कितने साल पुरानी भाषा है, 1000 साल पुरानी। क्योंकि हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, जिस पर चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। जी हाँ, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हिंदी के अंतर्गत देखिएगा, एक शब्द है मातृ और एक शब्द है माता। ऐसे हम लोग बात करते हैं दोस्तों, हिंदी में एक शब्द है अंक और एक शब्द होता है आंख, जिसको कहते हैं ना तुझे एक भी आंख, आंख का मतलब आंकड़े नहीं आता क्या। इसी प्रकार हम लोग बात करते हैं दोस्तों चतुर्थ, फिर हम बात करेंगे चतुर्थ। जी हाँ, चतुर्थ है, आगे समझ में। और चतुर्थ का क्या बनेगा दोस्तों, ये बन जाएगा चौथा। ठीक है, ऐसे हम बात करेंगे वत्स, वत्स का बन जाएगा बच्चा। ऐसे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों यात्रा और इसका बन जाता है यात्रा। यहां तक बातें समझ में आ रही है आपके, तो मैं समझाता हूं। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के होते हैं और तद्भव शब्द किस भाषा के होते हैं बताइए, हिंदी भाषा के। अब ये सारे के सारे शब्द मातृ, माता, अंक, आंख, चतुर्थ, चौथा, वत्स, बच्चा, यात्रा, यात्रा, ये सारे के सारे किसमें चलते हैं, हिंदी भाषा के अंतर्गत। लेकिन मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछा जाए कि साहब निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, तो फिर आप कैसे पहचानेंगे, क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए तत्सम शब्द संस्कृत, इनकी संख्या भी असीमित है। तद्भव शब्द आपके कौन से बताइए, हिंदी के, इनकी संख्या भी क्या है, असीमित है। तो फिर हम कैसे पहचानेंगे कि तत्सम है और ये तद्भव शब्द है। और ये भी प्रश्न उठ रहा होगा आपके मस्तिष्क में कि साहब ये मातृ तत्सम ही क्यों है जबकि माता तद्भव की है।
तो दोस्तों इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे नियम मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बनाए हैं। हालांकि पाणिनि के नियम नहीं है, लेकिन मुझे इतने वक्त हो गए पढ़ाते हुए, ज़्यादातर नियम जैसा मैं आपको बता रहा हूँ उस पर ही काम करेंगे। कई किताबों में तत्सम और तद्भव शब्दों के लगभग 12 से लेकर 15 पेजेस तक दिए हुए हैं, लेकिन अगर जो नियम आपको मैं बताने जा रहा हूँ या बताऊँगा, अगर आप उन नियमों को फॉलो करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका एक भी तत्सम और तद्भव जैसे जटिलतम टॉपिक से एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अब आप देखिएगा ये मातृ तत्सम क्यों है, तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हिंदी के अंतर्गत री स्वर के प्रयोग से युक्त शब्द, जी हाँ, री स्वर के प्रयोग से युक्त शब्द अधिकांशतः तत्सम होते हैं। इसका मतलब केवल मातृ नहीं है, जिस भी शब्द के अंतर्गत री स्वर का प्रयोग होता है वे शब्द अधिकांशतः तत्सम होते हैं। प्रश्न उठता आपके मस्तिष्क में, ऐसा क्यों? तो अमूमन दोस्तों रे का प्रयोग किसके अंतर्गत होता है बताइए? संस्कृत के अंतर्गत होता है। और संस्कृत के जो शब्द है वो कौन से शब्द होंगे बताइए? तत्सम शब्द होंगे। ऐसे आप देख लीजिएगा, कृष्ण क के नीचे री लगा हुआ है, तत्सम शब्द होगा। ऐसे हम बात करते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं जिसकी डिटेल से चर्चा करेंगे। पितृ कौन सा शब्द होगा? तत्सम। क्यों? किसका प्रयोग हो रहा है? री स्वर का प्रयोग हो रहा है। ऐसे आपके सामने आ गया कृत, किस भाषा का शब्द है? ये भी अपने आप में संस्कृत का होगा, क्योंकि इसके नीचे भी किसका प्रयोग हो रहा है? रे का। तो जहां भी री स्वर का प्रयोग होगा ऐसे शब्द अमूमन कौन सी भाषा के होते हैं? संस्कृत। और संस्कृत के शब्द कौन से होते हैं बताइए? तत्सम। ठीक है, चलिए अब प्रश्न उठता, अंक ये तत्सम क्यों है? तो नाम से पता चल रहा है कि जिस भी शब्द के ऊपर अनुस्वार होता है, अर्थात हम लोग यूं समझ सकते हैं कि अनुस्वार युक्त शब्द अधिकांशतः क्या होंगे? तत्सम होंगे। जिन भी शब्दों के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग होता है या अनुस्वार के प्रयोग से युक्त शब्द होते हैं वे शब्द अधिकांशतः तत्सम होते हैं। और दोस्तों जिस भी शब्द के ऊपर चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है ऐसे शब्द अधिकांशतः क्या होंगे? तद्भव होंगे। आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठ रहा होगा कि साहब आपको कैसे पता? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, क्योंकि आप भी समझते होंगे, पढ़े लिखे होंगे कि जिस भी शब्द के ऊपर अनुस्वार होता है, और अनुस्वार मूलतः किस भाषा में चलता है? संस्कृत में तो लगता है। तो अनुस्वार का प्रयोग जहाँ भी होगा संस्कृत में होगा, और संस्कृत के शब्द कौन से होते हैं? तत्सम होते हैं। चंद्रबिंदु का प्रयोग अमूमन किस में होता है? हिंदी में होता है। तो चंद्रबिंदु के प्रयोग से युक्त शब्द हिंदी भाषा के होंगे, और हिंदी अपने आप में कौन सी बताइए? तद्भव है। चतुर्थ और चौथा ये क्या है? चतुर्थ और चौथा का मतलब है, इससे क्या पता चलता है? तो देखिएगा, ये चतुर्थ और चौथा का मतलब है ये र अपने आप में एक व्यंजन है, और र व्यंजन का प्रयोग शब्द के ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं कहीं भी किया जाता है। सरल शब्दों में अगर हम बात करें तो र व्यंजन के प्रयोग से युक्त शब्द अधिकांशतः तत्सम होते हैं। कैसे होते हैं आप देख लीजिएगा। चतुर्थ किसका प्रयोग हो रहा है? रे का। तो इसका मतलब भी कौन सा होगा? तत्सम होगा। ऐसे हम बात करते हैं ग्राम, आपके सामने मैं चर्चा करूं, ये ग्राम कौन सा होगा? तत्सम, क्योंकि किसका प्रयोग हो रहा है? रे का। ऐसे हम बात करेंगे कर्म, किसका प्रयोग हो रहा है? रे का। कौन सा होगा बताइए? तत्सम होगा। ऐसे हम बात करते हैं दोस्तों बलिवर्त, जैसे ही आ गया आपके सामने बलिवर्त, तो किसका प्रयोग हो रहा है? रे का। किस भाषा का होगा? संस्कृत का। ऐसे हम बात करते हैं अग्र, किसका प्रयोग हो रहा है? रे का। तो इसका मतलब किस भाषा का होगा? संस्कृत भाषा का। तो यानी रे व्यंजन का प्रयोग शब्द के ऊपर नीचे कहीं भी होता है तो इसके प्रयोग से युक्त शब्द अधिकांश क्या होंगे? तत्सम होंगे। अब आपके मस्तिष्क में प्रश्न ये भी उठता होगा कि दोस्तों रे का प्रयोग हिंदी के अंतर्गत कितने रूपों में किया जाता है? तो ये प्रश्न कई दफे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, इस रे व्यंजन का प्रयोग, रे व्यंजन का प्रयोग हिंदी में 4 स्थानों पर किया जाता है। यानी हम लोग यूँ कह सकते हैं कि रे का प्रयोग हिंदी में कितने रूपों में किया जा सकता है? तो रे का प्रयोग हिंदी में 4 रूपों में किया जा सकता है, यानी 4 टाइप से रे को हम लिख सकते हैं। कैसे कैसे लिख सकते हैं तो जानिएगा। जैसे सबसे पहले बात करते हैं कर्म,
इसका मतलब एक तो ये रे हो गया, समझ में आ रही है। दूसरा है आपके सामने क्रम, एक आपका ये भी रे हो गया। आई बात समझ में। ऐसे हम बात करते हैं दोस्तों कर्म, इसका मतलब एक रे ये भी है। ऐसे हम लोग बात करते हैं राष्ट्र, जी हाँ, इसके अंतर्गत किसका प्रयोग हो रहा है? रे का प्रयोग हो रहा है। तो रे हिंदी के अंतर्गत कितने रूप में लिखा जाता है? तो रे का संयोग या रे में का प्रयोग हिंदी के अंतर्गत 4 रूपों में किया जा सकता है। क्रम, पहला है क्रम जिसका मतलब होता है वर्क, दूसरा क्रम जिसका मतलब होता है कंटिन्यूटी, और तीसरा कर्म, और चौथा क्या है? राष्ट्र। इन 4 प्रकार से हिंदी के अंतर्गत रे को हम लोग लिख सकते हैं। अब आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठता होगा कि साहब हम लोग तो एक और रे का प्रयोग करते हैं, वो कौन सा है? तो आप लोग देखते होंगे जैसे मातृ, इसके नीचे भी तो ऋ स्वर का प्रयोग किया जाता है। फिर ये क्या है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, ये ऋ अपने आप में व्यंजन नहीं है, ये ऋ तो क्या होगा बोलिए? स्वर। आता है क्या? हाँ, ये ऋ अपने आप में क्या हो जाएगा? स्वर हो जाएगा। ठीक है। अब आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठता है कि साहब इन चारों रे में से कौन से रे तो पूरे हैं और कौन से रे आधे हैं? तो देखिएगा, इन रे में, चारों रे में से जो शब्द के ऊपर लगता है वो तो क्या होगा बताइए? आधा होता है, और जो शब्द के नीचे लगते हैं वह रे अपने आप में क्या होंगे? पूरे होंगे। यानी ऊपर लगने वाला रे क्या होगा? आधा, और ये सारे के सारे रे अपने आप में क्या होंगे? पूरे होंगे। क्योंकि कई दफे प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है निम्न में से कौन सा रे स्वर रहित है, और जो भी स्वर से रहित होगा, स्वर से रहित होगा वो दोस्तों कौन सा होगा बताइएगा? आधा। और जो भी रे स्वर से क्या होगा बताइए? स्वर सहित होगा, वह रे अपने आप में क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो रे हिंदी में 4 प्रकार से लिखा जाता है। इसके बारे में भी और डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन हम इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं दोस्तों कि रे व्यंजन का प्रयोग शब्द के ऊपर नीचे कहीं भी किया जाता है तो इसके प्रयोग से युक्त शब्द अपने आप में क्या होंगे? तत्समी होंगे। चलिए, ऐसे हम बात करते हैं वत्स, ये तत्सम क्यों है? तो यहाँ भी आपको जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, वैसे प्रारंभ होने वाले शब्द अधिकांश तत्सम होते हैं, और जो भी शब्द वैसे प्रारंभ होगा तो वैसे प्रारंभ होने वाले शब्द अपने आप में कौन से होंगे? तद्भव होंगे। अब आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठता है कि साहब कैसे होंगे, और भी उदाहरण बताइए। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, केवल एक ही उदाहरण नहीं है ये। वत्स, बच्चा। ऐसे बात करते हैं हम विद्युत, वैसे प्रारंभ हो रहा है, इसका क्या बन जाएगा? बिजली। ऐसे हम बात करते हैं वसंत, बसंत। ऐसे हम बात करते हैं विवाह है, हम लोग अगर तद्भव बनाएंगे तो क्या बनेगा? ब्याह है। ऐसे हम बात करते हैं वर यात्रा, तत्सम शब्द, इसका क्या बनेगा? बारात। किससे प्रारंभ हो रहा है? वैसे। तो जो भी शब्द वैसे प्रारंभ होता है तत्सम होता है, जो भी शब्द वैसे प्रारंभ होंगे वो कौन से हो जाएंगे? तद्भव हो जाएंगे। इसी प्रकार यात्रा का क्या बन जाएगा? यात्रा। इसका क्या मतलब है? ये से प्रारंभ होने वाले शब्द अधिकांशतः तत्समी होते हैं, और जो भी शब्द जैसे प्रारंभ होगा वो अपने आप में कौन सा होगा बताइए? तद्भव होगा। और कोई उदाहरण? बहुत सारे उदाहरण है, आप लोग समझ सकते हैं। यमुना, जमुना। यात्रा, यात्रा। यजमान, जजमान। इसी प्रकार युक्ति, हम लोग बात करते हैं जुक्ति। तो इसका मतलब बात आप समझ गए होंगे। ऐसे दोस्तों और भी नियम हैं जिनकी चर्चा हम डिटेल से कहाँ करेंगे बताइए? तत्सम और तद्भव शब्दों के अंतर्गत करेंगे। आज तो केवल हम व्याकरण का सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं। जी हाँ, इसके बाद में हम लोग आगे चर्चा करते हैं तत्सम और तद्भव के बाद अगले जो शब्द है वो कौन से होंगे? देशज, और कौन से होते हैं? विदेशी। इनके भी बारे में मैं सामान्य तौर पर आपको बताना चाहूँगा। देशज, देश प्लस जय, यानी वे शब्द जिनका जन्म देश में हुआ, स्थानीय स्तर पर बोले जाते हैं, व्याकरणिक दृष्टि से जिनका कोई भी महत्व नहीं होता, और कुल मिला के इनको पहचान का सबसे बड़ा तरीका ये है कि ये ग्रामीण या गंवारों शब्द होते हैं, और ग्रामीण जन अपनी सामान्य बोलचाल में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो शब्द कौन से होते हैं? देशज। प्रश्न उठता है कि कैसे?
जैसे रेवड़, जी हाँ, यहाँ मैं आपके सामने लिखना चाहूँगा ये रेवड़, ये किस भाषा का शब्द है? ये अपने आप में देशज भाषा का शब्द है। क्यों? क्योंकि स्थानीय स्तर पर बोला जाता है, व्याकरणिक दृष्टि से कोई भी महत्व नहीं होता। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, ये विस्तृत भूभाग पर नहीं बोला जाता। रेवड़ का मतलब क्या होता बताइए? अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि आपको देशज शब्द समझ में आ गए हैं। कैसे? ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होते हैं। रेवड़ का मतलब होता है भेड़ों का समूह। और दोस्तों, ये प्रश्न आपका PSI 2011 में पूछा जा चुका, पुलिस सब इंस्पेक्टर में। इसी प्रकार बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं खटोला। अब खटोला किस भाषा का है? देशज भाषा का। खटोला का आपके क्षेत्र में क्या अर्थ है? तो अलग अलग क्षेत्रों में इसका अलग अलग अर्थ है। अगर हम बात करें राजस्थान की परिप्रेक्ष्य में, तो राजस्थान में खटोला का मतलब होता है, बोलिए, खटोला का मतलब होता है छोटी वाली खाट, जिसको बोलते हैं मछलियाँ। आई बात समझ में? लेकिन दोस्तों, अगर खटोला का अर्थ बिहार की परिप्रेक्ष्य में विचार करें तो बिहार में खटोला का मतलब होता पत्नी। अगर दोस्तों ये पत्नी खटोला का अर्थ होता सभी जगह, तो फिर ये अपने आप में किसका शब्द बन जाता? तद्भव बन जाता। लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में ये अलग अलग होते हैं। इनके बारे में भी डिटेल से विथ ट्रिक्स हम लोग चर्चा आगे करेंगे। इसी प्रकार विदेशी शब्द है, नाम से पता चल रहा है जिन शब्दों का प्रयोग हिंदी के अंतर्गत विदेशी भाषाओं से हुआ है, जैसे अंग्रेजी है, पुर्तगाली है, चीनी है, जापानी है, और आप यहाँ देखिएगा फारसी है। विदेशी शब्दों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? हिंदी है, जैसे हम बात करते हैं रिक्शा है, ऐसे हम बात करते हैं आलपिन है, ऐसे हम लोग बात कर लेते हैं चाय है, और ऐसे हम बात कर लेते हैं लीची है। ये सारे के सारे शब्द किस भाषा के होंगे दोस्तों? विदेशी भाषा के। अब हिंदी, ये दुर्भाग्य हिंदी का है कि खुद हिंदी शब्द है ना, वो भी हिंदी भाषा का नहीं है। ये हिंदी शब्द भी किस भाषा का बताइएगा? ये हिंदी शब्द भी अपने आप में विदेशी भाषा का शब्द है। और विदेश में कहाँ से आया? ये फारसी भाषा का शब्द है। रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है, आलपिन पुर्तगाली भाषा का शब्द है, चाय लीची किस भाषा का है? चीनी भाषा का है। अब आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठ रहा होगा कि साहब आपने तो सब तोते की तरह रट रखा है, हम कैसे याद करेंगे? तो आप निश्चिंत रहिएगा, आपको भी तोते की तरह ही रटवा दिया जाएगा। जी हाँ, तो ये तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, इनके अलावा अर्ध तत्सम और संकर शब्दों के बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से इनके चार ही भेद होते हैं। उन पर चर्चा हम लोग जब तत्सम और तद्भव, देशज और विदेशी को डिटेल से पढ़ेंगे, उसके बाद आराम से हम लोग करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ मैं बीच में आपको रोकना चाहूँगा। पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये कि आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठता होगा कि साहब शंकर सर एक ही बात को 5-5 बार बोलते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि मेरे कोई बीमारी नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि आपको 1, 2, 3, 4, 5 बार में भी समझ में नहीं आए तो मैं 6 बार भी बोल दूँगा। तो ये मैं एक ही बार को बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि आपका अधिगम प्रभावी ढंग से हो जाए। समझ में आ गई? ठीक है। इसके बाद में उत्पत्ति इतिहास के आधार पर नंबर 3 होगा आपका। नंबर 3 है रचना, जी हाँ, बनावट और संरचना के आधार पर हम बात कर रहे हैं किसकी? शब्दों के वर्गीकरण। यानी जो शब्द है रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर, संरचना के आधार पर क्या होते हैं। नाम से पता चल रहा है दोस्तों, हिंदी के अंतर्गत जो शब्द है उनमें से कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी रचना में शब्द संगठना के सहायक तत्व काम नहीं करते। शब्द संगठना के सहायक तत्वों का मतलब है जिनमें संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग में से एक भी प्रक्रिया काम नहीं करती, उन्हें क्या कहा जाता है? रूढ़ कहा जाता है। जैसे ये घर है, दिन है, ये आपका धूप है और ये आपका दिवस है। ये सारे के सारे अपने आप में कौन से शब्द होंगे? रूढ़। क्यों? क्योंकि इनमें न संधि काम करती है, न समास काम करता है, न प्रत्यय काम करता है, न उपसर्ग काम करता है। और वे शब्द जो अखंडनीय होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? रूढ़ शब्द कहा जाता है। डिटेल्स चर्चा इनकी भी आगे करेंगे। इसी प्रकार नंबर 2 है आपके कौन से बताइए? यौगिक शब्द। नाम से पता चल रहा है दोस्तों, योग प्लस एक से बना है, तो इसका मतलब यौगिक शब्द क्या होंगे? जिन शब्दों के निर्माण में
शब्द संरचना के सहायक तत्व है। संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग में से एक प्रक्रिया अनिवार्य रूप से काम करती है, उन्हें क्या कहा जाता है? यौगिक शब्द कहा जाता है। जैसे ये आपके सामने शब्द, ये शब्द अपने आप में क्या होगा? बोलिए, यौगिक होगा। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण किस किस से हुआ? सप प्लस द से, यानी इसमें कौन सी संधि काम कर रही है? व्यंजन संधि। ऐसे हम बात करते हैं दोस्तों मानव। मानव में यौगिक शब्द क्यों होगा? क्योंकि इस शब्द का निर्माण हो रहा है मनु प्लस ऐसे, यानी क्या है? इसके अंतर्गत प्रत्यय काम कर रहा है। तो जिन शब्दों में संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग में से एक भी प्रक्रिया काम करती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द, माफी चाहूँगा, उन्हें क्या कहा जाता है? यौगिक शब्द कहा जाता है। ऐसे ही दोस्तों हम बात करते हैं, नंबर 3 है आपका योगरूढ़ शब्द। और योगरूढ़ शब्द कौन से होंगे? नाम से पता चल रहा है जिन शब्दों का निर्माण में संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग में से एक प्रक्रिया तो काम करती है, लेकिन ये किसी तीसरे अर्थ के लिए रूढ़ यानी प्रसिद्ध हो जाते हैं, तो इन्हें योगरूढ़ शब्द कहा जाता है। बहुत इजी बात है। बहुब्रीहि समास के तमाम उदाहरण, जैसे हम बात करते हैं गजानन, जैसे हम बात करते हैं दोस्तों लंबोदर, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आएंगे? योगरूढ़ शब्दों के अंतर्गत आते हैं। तो ये था नंबर 3। रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर, संरचना कैसे होती है, इसके आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में। नंबर 1 कौन सा? रूढ़ शब्द। नंबर 2 यौगिक शब्द। नंबर 3 कौन सा होगा? बताइए, योगरूढ़ शब्द। बात समझ में आ गई? डिटेल से और हम लोग चर्चा करेंगे, अच्छे से समझ में आपके आ जाएगी। जी हाँ। इसके बाद में दोस्तों है नंबर 4 भेद होगा इसका, और ये हो जाएगा आपका, जिसको हम लोग बात करेंगे रूप परिवर्तन के आधार पर। जी हाँ, रूप परिवर्तन के आधार पर क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? शब्दों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। और दोस्तों रूप परिवर्तन के आधार पर जो शब्द है, इन्हें हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में। क्योंकि हिंदी के अंतर्गत कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका रूप बदलता है, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका रूप नहीं बदलता। इस आधार पर इन्हें 2 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 विकारी, और नंबर 2 हो जाएंगे आपके कौन से? बताइए, अविकारी। जी हाँ। विकारी का मतलब क्या होता है? विकारी नाम से पता चल रहा है दोस्तों, वे शब्द जो अपने आप में परिवर्तनशील होते हैं, चेंजेबल जो वर्ड होते हैं, उन्हें विकारी कहा जाता है। और जो अपने आप में अपरिवर्तनशील होते हैं दोस्तों, उन्हें क्या कहा जाता है? अविकारी शब्द कहा जाता है। मुझे उम्मीद है ये बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठता है कि साहब कैसे परिवर्तनशील होते हैं, कैसे अपरिवर्तनशील होते हैं? तो नाम से पता चल रहा है, वे शब्द जिनका रूप नंबर 1 लिंग, वचन, जी हाँ कारक, और हो जाएगा काल। वे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, कारक और काल में से किसी एक के अनुसार भी नहीं बदलता, उन्हें तो क्या कहा जाएगा? अविकारी। वे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, कारक और काल में से एक के अनुसार भी बदल जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? विकारी। तो विकारी क्या होते हैं? जो बदल जाते हैं। अविकारी जिनका रूप इन चारों में से एक के अनुसार भी नहीं बदलता। हिंदी के अंतर्गत विकारी शब्द कौन कौन से होंगे? इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 4। अविकारी शब्दों की संख्या भी कितनी मानी गई है? बताइए, 4। विकारी शब्द कौन कौन से होंगे? इसके अंतर्गत हो जाएगा आपका संज्ञा, या हो जाएंगे आपका कौन सा? बताइए, सर्वनाम। इसके अंतर्गत कौन कौन से होते हैं? बोलिए, विशेषण। इसमें कौन कौन से हो जाएंगे? बताइए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, और आपकी हो जाएगी क्या? क्रिया। 4 विकारी शब्द है। ऐसे 4 अपने आप में क्या होंगे? अविकारी शब्द। बताइए, नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों क्रिया विशेषण। नंबर 2 हो जाएंगे आपका संबंध बोधक। जी हाँ, संबंध बोधक अव्यय। जी हाँ, अविकारी का दूसरा नाम क्या है? अव्यय भी है। तीसरा है आपका समुच्चय बोधक शब्द, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कंजक्शन वर्ड। इसका दूसरा नाम
आप लिख सकते हैं क्या होगा बताइए, योजक। इसी प्रकार नंबर 4 है विषमयाधिबोधक शब्द। जी हाँ, जिनमें विस्मय आदि का बोध होता है उन्हें विस्मयादि बोधक कहा जाता है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा विकारी शब्द नहीं है, तो आपके 1 2 3 दे दिया, चौथा आपका दे देंगे क्रिया विशेषण। तो 4 तो विकारी है, 4 के हो जाएंगे अविकारी। अब आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठता होगा कि साहब संज्ञा कैसे विकारी है, आप सिद्ध करके दिखाइए। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा। संज्ञा के अंतर्गत जैसे हम लोग चर्चा करें, ये है आपका लड़का संज्ञा है। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सर्वनाम। तो लड़का के स्थान पर हमने किसका प्रयोग किया, वह क्या हो जाएगा, सर्वनाम। ऐसे हम बात करेंगे जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा बताइए, विशेषण। तो विशेषण आपका कौन सा हो जाएगा, मोटा। ऐसे हम बात करते हैं क्रिया। क्रिया में जैसे मान लीजिए जाता है। यहाँ तक समझ में आ गई। अब प्रश्न ये उठता है कि साहब संज्ञा कैसे बदलती है, सर्वनाम कैसे बदलता है, क्रिया कैसे बदलती है और विशेषण कैसे बदलते हैं। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, कारक और काल में से किसी एक के अनुसार भी बदल जाता है तो उन्हें क्या कहा जाता है, विकारी। सिद्ध कीजिएगा कि संज्ञा विकारी है। क्या लड़का बदल सकता है, हाँ आराम से। देखिएगा लड़का है, हम बात करेंगे किसके अनुसार, लिंग के अनुसार। तो लड़का का क्या बन जाएगा, लड़की, बदल गया। वचन के अनुसार क्या बनेगा, लड़के, बदल गया। कारक के अनुसार लड़का ने, फिर लड़का को, बदल जाएगा, बिल्कुल। ऐसे हम बात करते हैं क्या काल के अनुसार भी संज्ञा बदलती है, नहीं बदलेगी। लड़का जाता है, वर्तमान काल। लड़का जाएगा, भविष्य काल। लड़का जाता था, भूतकाल। तो लड़का शब्द में कोई परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ। इसका मतलब संज्ञा किस किस के अनुसार बदलती है, बोलिए। लिंग, वचन और कारक के अनुसार संज्ञा बदल जाती है। जबकि हमने तो क्या चर्चा की थी कि इन चारों में से केवल एक के अनुसार जो बदल जाती है तो उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। ऐसे ही दोस्तों वह सर्वनाम है, क्या वह बदलता है, बिल्कुल बदलेगा। जैसे वह जाता है, लिंग के अनुसार नहीं बदला। फिर हम बात करते हैं वचन, तो वह का क्या बन जाएगा जी, वह का बन जाएगा वे। किसके अनुसार बदल गया, वचन के अनुसार बदल गया। क्या कारक के अनुसार बदलते हैं, हाँ। वह का बन जाएगा उसने, उसको, उससे। आगे बात समझ में। क्या काल के अनुसार संज्ञा बदलती है, बिल्कुल नहीं बदलती है। सर्वनाम बदलते हैं, नहीं बदलते हैं। कैसे, वह जाता है, वह जाएगा, वह जाता था, कोई परिवर्तन हुआ क्या, नहीं हुआ। लेकिन हम तो यहाँ केवल इतने ही चर्चा करेंगे, इन चारों में से एक के अनुसार भी बदल जाए तो उन्हें क्या कहा जाता है बताइए, विकारी शब्द कहा जाता है। क्या विशेषण बदलते हैं, मोटा, बिल्कुल। लिंग के अनुसार क्या बनेगी, मोटी। वचन के अनुसार मोटे। कारक के अनुसार मोटा ने, मोटी को, मोटे से। आई बात समझ में। काल के अनुसार बदलेंगे, नहीं बदलेगा। कैसे, मोटा जाता है, मोटा जाएगा, मोटा जाता था, परिवर्तन हुआ क्या, नहीं हुआ। इसका मतलब संज्ञा भी 3 के अनुसार बदलती है। सर्वनाम 2 के अनुसार बदलता है, क्योंकि ये लिंग के अनुसार नहीं बदलता है। कैसे, वह जाता है और वह जाती है, तो वह में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ऐसे ही मोटा, ये भी चारों में से एक के अनुसार बदलता है। प्रश्न उठता है क्या क्रिया बदलती है, हाँ। जाता है, जाती है, जाती है, जाते हैं। आगे बात समझ में। इससे ये सिद्ध होता है दोस्तों कि सारे के सारे अपने आप में कौन से शब्द हैं बताइए, विकारी शब्द। क्योंकि इन चारों का रूप लिंग, वचन, कारक और काल में से किसी एक के अनुसार जरूर बदलता है। डिटेल से हम लोग इनकी भी आगे चर्चा करेंगे। ऐसे ही प्रश्न उठता है क्या अविकारी शब्द बदलते हैं, बिल्कुल नहीं बदलते हैं। चाहे लिंग हो, चाहे वचन हो, चाहे कारक हो, चाहे काल हो। कैसे नहीं बदलते हैं, तो क्रिया विशेषण नाम से पता चल रहा है, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं धीरे धीरे, ये क्रिया विशेषण है। अगर इसके बाद में लिखते हैं चलता है, तो चलता है तो क्या बन जाएगी, क्रिया। और जो क्रिया की विशेषता बताएगा उसे क्या कहा जाएगा बताइए, क्रिया विशेषण कहा जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। क्या ये धीरे धीरे परिवर्तन होता है, नहीं होगा। लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार,
कारक के अनुसार, काल के अनुसार, चारों के अनुसार क्या रहेगा? धीरे धीरे रहेगा। कैसे? जैसे राम धीरे धीरे चलता है, राधा धीरे धीरे चलती है, होगा क्या? नहीं होगा। वे धीरे धीरे चलते हैं, बिल्कुल ये होगा। तो राम चलो, राधा चले, बहुत सारे चले, आज चले, कल चले, परसों चले, ये हमेशा क्या रहेगा? धीरे धीरे रहेगा। इससे सिद्ध होता है कि अपने आप में कौन सा शब्द है? बताइए, अविकारी। संबंध बोधक के अंतर्गत हम बात करते हैं के लिए, तो क्या क्रिया, ये माफी चाहूंगा, संबंध बोधक बदलेंगे? नहीं। राम के लिए श्याम, राधा के लिए सीता, कोई सा लिंग वचन कारक कालो नहीं बदलेगा। समुच्चय बोधक होते हैं योजक, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं कंजक्शन वर्ड। कौन कौन से आते हैं इसमें? लेकिन, किंतु, मगर, परंतु, और, अथवा, या, अतः, इसलिए, बल्कि, चूंकि, वर्ण, यद्यपि, तथापि, ये तमाम शब्द कौन से? कंजक्शन वर्ड, योजक शब्द, संबंध बोधक शब्द, इनको हम लोग कह सकते हैं। जी हाँ। तो क्या अथवा शब्द बदलेगा? क्या नहीं बदलेगा। राम अथवा श्याम, सीता अथवा गीता, वे अथवा ये, कोई परिवर्तन इसमें नहीं होगा। ऐसे दोस्तों क्या विस्मयादि शब्द बदलेगा? क्या विस्मयादि जानते होंगे, जिससे विस्मय आदि का बोध होता है। जैसे हाय बेचारा मारा गया, तो ये हाय क्या है? बताइए, विस्मयादि बोधक। फिर हम बात करते हैं हो, उसके तो पैरों से खून बह रहा था, तो ये ओहो, ये क्या है? विस्मयादि बोधक। छी, गंदा लड़का, तो ये छी क्या है? विस्मयादि बोधक है। क्या हाय शब्द बदलेगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा। जैसे हम बात करते हैं हाय बेचारा मारा गया, अगर हम लोग यहां लिखेंगे, अगर इसका लिंग बदलने की कोशिश करें, बेचारी मारी गई, फिर हम इसका वचन बदलने की कोशिश करेंगे, बेचारे मारे गए, फिर हम इसका काल बदलेंगे, तो क्या ये हाय शब्द बदलेगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा। देखिए, हाय बेचारा मारा गया, और अगर बेचारी मरेगी तो थोड़ा ही होगा हाय बेचारी मारेगी, होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब बात साफ है दोस्तों, बेचारा मरे, पुल्लिंग मरे, स्त्रीलिंग मरे, बहुवचन मरे, आज मरे, कल मरे, हाय तो क्या रहेगा? हाय रहेगा। इससे सिद्ध होता है कि अपने आप में हाय कौन सा शब्द होगा? बताइए, विस्मयादि बोधक अव्यय के अंतर्गत ये आएगा। दोस्तों, कुछ लोग निपात को भी अविकारी शब्दों के अंतर्गत मानते हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, मुख्य रूप से अविकारी या अव्यय शब्दों की संख्या 4 ही है, लेकिन कुछ लोग निपात को भी अविकारी शब्दों के अंतर्गत मानते हैं। तो निपात भी अविकारी शब्द ही है, लेकिन पूर्ण रूप से ये अविकारी शब्दों में नहीं आता, अतः अविकारी शब्दों की संख्या 4 ही आपको माननी चाहिए। ये थे दोस्तों आपके शब्द। एक बार पुनः आप समझिएगा, शब्दों की शुरुआत हम लोगों ने की है। शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अर्थ के स्तर पर सार्थक, निरर्थक। नंबर 2, रचना, बनावट और संरचना के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। नंबर 3, जिसको हम लोग कह सकते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, किसके आधार पर? उत्पत्ति और इतिहास के आधार पर। नंबर 4 है रूप परिवर्तन के आधार पर विकारी, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? अविकारी। ये थे आपके विकारी और अविकारी। अब प्रश्न उठता है कि व्याकरण में और कौन सा टॉपिक रह गया? तो इन सब के अलावा व्याकरण के अंतर्गत एक और टॉपिक रह गया, जिसका नाम क्या रखा गया है? वाक्य। वाक्य क्या होते हैं? अर्थ के स्तर पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के अलावा अगर हम बात करें तो रचना या बनावट के आधार पर सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य होते हैं। इन तमाम पहलुओं पर हम लोग अगले वीडियोज में चर्चा करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ व्याकरण का सामान्य परिचय था। कल हम शिक्षण विधियों के बारे में भी सामान्य तौर पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अभी किसी भी टॉपिक को अपने डिटेल से नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं आपको पूर्णतः विश्वास दिलाता हूँ, अगर हम इन टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको बार बार किसी भी वीडियोज़ को देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज के लिए इतना ही। राम राम सा।